हेलो एंड वेलकम टू यू ऑल गाइस। मेरा नाम है विक्रम और मैं स्वागत करता हूं आपका आई एग्जाम भी यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं इंश्योरेंस एंड फाइनेंस रिलेटेड एमसीक्यूज को। तो ये एमसीक्यूज आपके आगे होने वाले पेपर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी हमारा एमसीक्यू होगा उसे हम डीपली एनालिसिस करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट भी होते हैं या फिर उनको मॉडिफाई कर कर आगे दिया जाता है। तो गाइज, ये जो हमारा इंश्योरेंस का जो क्वेश्चंस है वो आपके जीआईएस और एलआईसी का जो पेपर होने वाला है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो गाइज, पहला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन इशू यूएलआईपी। तो गाइज, आपके ऑप्शन है इंश्योरेंस कंपनी, बैंक्स, नाबार्ड, आरबीआई। फर्स्ट ऑफ ऑल, आरबीआई ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो मनी रिलेटेड हो, जो कस्टमर रिलेटेड हो। तो यूएलआईपी का फुल फॉर्म है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। अब ये क्या करता है गाइस, मैं आपको बता देता हूँ। ये एक ऐसा प्लान होता है जिसमें वो जो कंपनी होती है वो ऑफर करती है अपने कस्टमर को कि वो इन्वेस्टमेंट भी हो और इंश्योरेंस भी हो। तो एक ही इंटीग्रेटेड प्लान में वो उसको इंश्योरेंस भी देते हैं और इन्वेस्टमेंट भी देते हैं। और इस जो ये प्लान होता है इंटीग्रेटेड प्लान, इसको हम बोलते हैं यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। तो गाइस, ये हमारा आंसर होगा फर्स्ट। तो यहाँ पे आपने इस चीज को ध्यान देना है। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन है आपका, एक्सपैंड द टर्म आईएफआरएस। आपके ऑप्शन है गाइस, इंडियन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, या फिर फोर्थ है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। तो गाइस, इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा थर्ड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ठीक है। अब ये क्या करता है, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड करता है कि भाई ये किसी भी कंपनी की जो वर्ल्ड में कंपनी है उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखता है और उस परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको पोजीशन देता है। वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी, नंबर 2 कंपनी, ऐसे जो आपने देखा है गाइस, वो आपको यहीं से देखने को मिलेगा। तो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बता दूं कि जो हमारा आंसर है थर्ड, ठीक है, ये जो आपका फुल फॉर्म एब्रिविएशन है आपको लर्न करने हैं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक या दो एब्रिविएशन देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस, आई एग्जाम बी के सभी मॉक टेस्ट आपके लिए फ्री हैं। आप वेबसाइट पे विजिट करें ताकि आपको ये अवेल करने में क्या मिले, आसानी मिले। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ गाइस, जो आई एग्जाम बी की साइट है वहां पे जाएं आप, जो हमारे मॉक टेस्ट हैं जो आपके लिए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट रखे हैं, आप उसको अवेल करें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दूसरी, एलआईसी का ऑनलाइन कोर्स और जीआईसी का ऑनलाइन कोर्स दोनों हमने आपके लिए फ्लैट 25% को ऑफ किया है। आपने कोड यूज करना है G8025 दोनों में ही और खुद को एनरोल कराना है। वेबसाइट पे विजिट करें, दिए हुए नंबर पे कॉल करें। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हाट डज द टर्म एफएसडीसी यूज्ड इन फाइनेंशियल सेक्टर स्टैंड फॉर। आपके ऑप्शन है फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट कन्वेंशन, फिजिकल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। तो गाइस, हमारा आंसर होगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। तो गाइस, हमारा ये होता है सेकंड वाला। ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल क्या काम करता है, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस बॉडी क्या होती है, जो अकेले डील करती है चीजों को। तो ये क्या करती है, जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है इंडिया का, जो हमारा आर्थिक क्षेत्र है, उसमें जो भी रेगुलरिटीज हैं फाइनेंशियल सेक्टर से संबंधित, उन सबको डील करती है, उन सबको चेक करती है। ये हाई लेवल बॉडी है, ठीक है, रेगुलेटरी बॉडी है, रेगुलेशंस को क्या करती है, इंप्लाई करती है, चेक करती है। इसका जो चेयरपर्सन होता है वो होता है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का वित्त मंत्री। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विच अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट एन इंश्योरेंस कंपनी फंक्शनिंग इन इंडिया। आपके ऑप्शन है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, आईएनजी वेश्या, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। तो इनमें से कौन सी एक ऐसी कंपनी है जो इंश्योरेंस कंपनी नहीं है। तो आपको पता है एनएसडीएल, ये हो गया आपका एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो एनएसडीएल एक कंपनी नहीं है, ठीक है, ये एक क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में एक स्टैब्लिशमेंट है, जो जिसका की हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जो हमारे फाइनेंशियल सेक्टर है इंडिया में, उसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो जो नीड्स के हिसाब से बन रहे हैं या नहीं बन रहे। जैसे कि आपने लोन के लिए कोई आपने नया स्कीम निकाला कि हाँ 5 साल में या 10 साल में आप उस लोन को चुका सकते हैं, इतना इंटरेस्ट में आप चुका सकते हैं,
तो ये कितना जरूरी है लोगों के लिए या फिर ये इसकी कितनी नीड है, तो ये सब कुछ चेक करता है आपका एनएसडीएल। सो गाइज सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एनएसडीएल का यहाँ पे एब्रीविएशन, तो एनएसडीएल का एब्रीविएशन भी आपने हमेशा लर्न रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अंडर द ईएफओपी हु ऑफ द फॉलोइंग आर ऑफर्ड शेयर इन द कंपनी। कंपनी क्या करती है कि अपने एम्प्लॉयज को शेयर देती है, ठीक है। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑनरशिप प्रोग्राम बोलते हैं इसको, एम्प्लॉय स्टॉक ऑनरशिप प्रोग्राम। यहाँ पे आपने इस चीज को ध्यान देना है। तो जहां पे एम्प्लॉय आ गया तो ऑब्वियसली कंपनी किसको दे रही है अपने शेयर, एम्प्लॉय को दे रही है, तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पे 1। तो यहाँ पे आपने इस चीज को ध्यान देना है। कंपनी जो अपने शेयर होती है स्टॉक मार्केट में वो अपने एम्प्लॉयज को देती है एक टाइम तक, ठीक है, जिसमें उनको कोई भी कॉस्ट देनी नहीं पड़ती। इससे होता ये है, या फिर वो उन्हें डिस्काउंट में देती है। अब होता ये है कि जो एम्प्लॉय होता है उसके जो शेयर्स होते हैं कंपनी के वो उसके पास होते हैं, तो एक तरीके से वो जो वर्क होता है वो अच्छा करता है और उसको डेवलपमेंट के लिए सोचता है। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक्सपैंड द टर्म सीसीईए एज यूज्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल्स। तो यहाँ पे एब्रीविएशन आप देख रहे हो, ठीक है, अभी तक आपने 4 एब्रीविएशन देख लिए, आपका ईएसओपी सीसीईए। तो यहाँ पे जो इसका एब्रीविएशन का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, तो ये होगा कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, ठीक है। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, इकोनॉमिक अफेयर क्या है, आर्थिक संबंधित जो भी मामले हैं, आर्थिक मामले, तो ये कैबिनेट कमेटी, कैबिनेट का मतलब कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, इस जो कमेटी है, जो ये कमीशन एक तरीके से बोल सकते हो, इसमें 11 मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, जिसमें से 3 स्पेशल इन्वाइटीज ने बुलाया गया कि आप इस कमेटी में आओ और अपने व्यूज दो। जिसका हेड कौन करेंगे, पीएम, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसको हेड करते हैं। ये क्या करती है, ये प्राइस कंट्रोल चेक करती है, ठीक है, इंडस्ट्रियल लॉ को चेक करती है, प्रोडक्ट को चेक करती है, प्राइस कितने इंक्रीज हो रहे हैं किसी भी कॉमोडिटी के, किसी भी बल्क गुड के कितने प्राइसेस हैं और कितना उसको कम करना चाहिए, ये सब चेक करती है। क्योंकि आपको पता है किसी का भी प्राइस अगर हम कम कर देंगे तो यही नहीं है कि हमारी जो महंगाई है वो खत्म हो जाएगी, महंगाई खत्म नहीं होती। महंगाई खत्म करने के लिए प्लान चाहिए होता है, ठीक है। डिमांड जितनी ज्यादा होगी जो उसकी वस्तु की कीमत उतनी ही ज्यादा होती है, ये आपको पता है। सप्लाई अगर कम होगी और डिमांड ज्यादा होगी तो उसकी कीमत फिर से बढ़ जाएगी। सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है तो उस वस्तु की जो कीमत है वो घट जाती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस एंड बैंकिंग। तो फाइनेंस एंड बैंकिंग के क्षेत्र में कौन सा टर्म यूज किया जाता है, तो आपके ऑप्शन है इलास्टिसिटी, इन्फ्लेशन, पल्स रेट और हॉट वेव। पल्स रेट आपको पता है मेडिकल में आता है, हॉट वेव आपका ज्योग्राफी में आता है, इलास्टिसिटी साइंस में आता है, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई किस में आता है, फाइनेंस एंड बैंकिंग में आता है। इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन का मतलब है कि महंगाई किस दर से आगे बढ़ रही है, या फिर वो जो महंगाई है वो किस परसेंटेज से आगे बढ़ेगी, यानी कि हम उसका अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। अगर जितनी महंगाई बढ़ेगी उतना ही जो उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज नहीं होगा, यहाँ पे तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जीने के लिए जो भी जर्नल चीजें हैं उसका जो यूसेज है, ठीक है, उसके लिए जो पैसा लगना है वो और ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे आपने इसको ध्यान देना, इन्फ्लेशन क्या करता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग को इंक्रीज कर देता है। फॉरेन एक्सचेंज, जो क्वेश्चन 8 है हमारा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व बोलते हैं इसको, ऑफ इंडिया आर केप्ट इन द कस्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अब आप मुझे ये बताओ कि जो फॉरेन एक्सचेंज है, जो हमारी जैसे कि मान लीजिए कोई अमेरिकन इंडिया आया तो मुंबई एयरपोर्ट में आया, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, वहां पे उसने जो अपनी करेंसी है चेंज कराई, क्योंकि यहाँ पे डॉलर तो चलेगा नहीं, उसने यहाँ पे चेंज कराया। मान लीजिए $1 अभी कितने रुपए का है, 70 रुपए का मान सकते हो, ठीक है। तो 70 रुपए का $1 हो गया हमारा। तो वो अगर यहाँ पे $100 देगा, ठीक है, तो यहाँ पे उसको कितना मिल जाएगा, 7000 आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, रुपीज मिल जाएगा। तो ये 7000 रुपीज ले लेगा, लेकिन ये $100 किसको देगा, ये वहां पे एक्सचेंज वाले को देगा, और ये एक्सचेंज वाला बैंक को देगा, और ये बैंक इसको किसको देंगे, ये बैंक देंगे आरबीआई को। तो पूरा का पूरा जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है वो कौन लेता है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेता है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है, जिसे हम फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, यहाँ पे आपने इस चीज को ये समझना है कि जो हमारी कंपनी के एक्सपोर्टर है वो क्या करेंगे, वो किसी चीज को एक्सपोर्ट करेंगे तो उन्हें जो पैसा है वो वहां पे डॉलर में आता है, उसका उस कंट्री जिस कंट्री में भेज रहे हैं सामान उसकी करेंसी में आएगा, ठीक है। तो उसकी करेंसी में डायरेक्ट जो आएगा
वो उस करेंसी में आएगा तो वो करेंसी उसकी लोकल बैंक में आएगी और वो लोकल बैंक जाकर जमा करेगा आरबीआई में, और आरबीआई उसके बदले उसको क्या देगा, उसके इंडियन करेंसी देगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम लोग भी उसको क्या देंगे, अपनी इंडियन रुपी में उसको क्या करेंगे, पैसे देंगे। तो वो अपनी कंट्री में जाएगा सेंट्रल बैंक में, उसे क्या करेगा, चेंज करेगा और उसे क्या बना देगा, उसकी अपनी कंट्री के हिसाब से जो उसकी करेंसी है। तो यहाँ पे हमें इस चीज को ध्यान देना, जो फॉरेन एक्सचेंज होता है, ठीक है, बेसिकली वो जो कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है उस पर डिपेंड करती है सारी की सारी चीजें। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, फिजिकल पॉलिसी इज कंसर्न विद विच ऑफ द फॉलोइंग। फिजिकल पॉलिसी क्या होती है और मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, ये दोनों चीजें आपने समझनी है। फिजिकल पॉलिसी, जो जो नागरिक होते हैं किसी देश के नागरिक, उनके भलाई के लिए, ठीक है, उनकी खुशहाली के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए जो नीतियां लाई जाती हैं उसे बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी। और मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब मौद्रिक नीति, जिसे आरबीआई यानी किसी देश का सेंट्रल बैंक लेके आता है। किसी देश का सेंट्रल बैंक अगर कोई पॉलिसी लाता है पैसों से रिलेटेड, जैसे कि कोई बैंक कितनी इंटरेस्ट रेट लेगा, किसी लोन पे कितना इंटरेस्ट आना चाहिए, तो ये हो गया आपका मॉनेटरी पॉलिसी। लेकिन फिजिकल पॉलिसी में क्या है, जैसे कि पेंशन योजना हो गई आपकी, कि भाई हर वृद्ध आदमी को 3,000 या 4,000 पेंशन दी जाएगी। तो फिजिकल पॉलिसी के आपके ऑप्शन है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, पब्लिक रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, इशू ऑफ करेंसी या फिर पॉपुलेशन कंट्रोल। तो पॉपुलेशन कंट्रोल यहाँ पे कहीं से भी नहीं होगा, करेंसी से भी नहीं हो सकता इशू ऑफ करेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा पब्लिक रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो फिजिकल पॉलिसी है ये देखता है कि भाई कितना टैक्स लगाना चाहिए, कितना टैक्स होना चाहिए, कम करना चाहिए, ज्यादा करना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली लोगों की भलाई के लिए फिजिकल पॉलिसी लाई जाती है। अब क्वेश्चन है, विद विच ऑफ द फील्ड इज एक्यूटेरियल साइंस एसोसिएटेड। ये एक साइंस की एक फील्ड है, तो ये किससे रिलेटेड है? आपके ऑप्शन है इंश्योरेंस, बैंकिंग, माइक्रो फाइनेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी कहीं से भी नहीं होगा इसमें, यहाँ पे आपने इस चीज को ध्यान देना है। तो एक्यूटेरियल जो साइंस है ये डिसिप्लिन है, मैथमेटिकल, एक तरीके से स्टैटिस्टिकल मेथड है कि जो आपका इंश्योरेंस है, जो आपका फाइनेंस, जो आपका पैसा है, उसमें कितना रिस्क हो सकता है, या फिर कितना रिस्क कम कर सकते हैं, या फिर कितना रिस्क आ सकता है। तो यहाँ पे हो गया हमारा इंश्योरेंस। यहाँ पे आपने इस चीज को ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियाज मनी मार्केट। भारतीय मुद्रा बाजार का कौन सा पार्ट नहीं है? तो बिल मार्केट, कॉल मनी मार्केट, बैंक, इंडियन गोल्ड काउंसिल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, इंडिया के पास कोई गोल्ड काउंसिल नहीं है, यहाँ पे वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है जो क्या करता है, ऑल ओवर इंटरनेशनल वर्ल्ड, जो वर्ल्ड है हमारा ग्लोबली, ये गोल्ड के जो प्राइसेस है उसको डिसाइड करता है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ बता दूं, जो गोल्ड के प्राइस है ग्लोबली वो कहाँ पे डिसाइड होते हैं, तो वो लंदन में डिसाइड होते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, जो गोल्ड के रिजर्व है कंट्री में, उसमें टॉप 3 में कौन आता है और इंडिया का रैंक क्या है, तो यूएस, जर्मनी और इटली, इनके पास सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व है आज की डेट में। लेकिन इंडिया का रैंक 9th है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर बात होती है कि पहनना, या फिर क्योंकि आपको पता है कुछ और कंट्रीज हैं वो गोल्ड नहीं पहनते हैं इतना, लेकिन इंडियंस बहुत ज्यादा गोल्ड पहनते हैं। अगर टोटल रखने के ऊपर बात है कि हर घर में कितना सोना है, तो उसमें इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेगुलेटर ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया। इंडिया में क्रेडिट रेटिंग देने वाला एजेंसी कौन सी है, उसको रेगुलेट कौन करता है? यहाँ पे आपने इसको ध्यान देना है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के लिए कौन रेगुलेटर है? आरबीआई, एसबीआई, सेबी या फिर आईसीआर? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपने इस चीज को ध्यान देना है। जो सेबी है वो एक रेगुलेटरी बॉडी है, कोई बैंक नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये एक बॉडी है, ये एक एपेक्स बॉडी है, रेगुलेटर है, जो हमारे क्या करती है, स्टॉक मार्केट, जो हमारे शेयर मार्केट उसको चेक करती है कि कहीं पे कुछ ऐसी चीजें तो नहीं है जो गलत हो रही है। ये किसके अंडर में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। ठीक है, 1988 में, 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन इसे जो पावर्स है वो दी गई थी 30 जनवरी 1992 को। हालांकि जो ये एक्ट है, सेबी एक्ट, वो 1992 को आया था। ठीक है, 1992 को इसका एक्ट आया था। क्यों आया था? इसकी स्थापना 1988 में हो चुकी है, परंतु इसका जो एक्ट था बनने में काफी लेट हुआ। आपको पता है 1991 से लेकर हमारे देश में क्या स्टार्ट हो गया था, एलपीजी, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। यहीं से जो हमारा प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हुआ था और एक तरीके से
भारत की आर्थिकी यहीं से खुली थी। अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनी गिवन द स्लोगन पृथ्वी अग्नि जल आकाश सबकी सुरक्षा हमारे पास। आपके ऑप्शन है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस या फिर जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो गाइस मैं आपको बता दूं जो हमारा आंसर है वो है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। आपको पता है 2018 में के बजट में 3 कंपनीज हैं जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज को मर्ज करने की बात चल रही थी, हालांकि ये रोक दिया गया है फिलहाल कोविड के चक्कर से, क्योंकि मैं आपको बता दूं जो ये 3 कंपनियां हैं इनके मर्जर की बात चल रही थी, क्योंकि ये इकोनॉमिकली परफॉर्म बहुत लो कर रहे थे और कैपिटल जो है इनकी बहुत डाउन हो चुकी थी। लेकिन हालांकि अभी इन दोनों के मर्जर को रोक दिया गया है। हाल ही में ये जनवरी फरवरी की बात है 2021 की। तो मैं आपको बता दूं जो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है उसकी स्थापना हुई थी 12 सितंबर 1947 को। ठीक है, ये नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी यानी कि जीवन, ठीक है, एक होती है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एक होती है नॉन लाइफ यानी कि आपके हेल्थ पे, आपके सामान पे, एसेट्स पर क्या करेगा, इंश्योर करेगा आपको। तो गाइस यहाँ पे आपने इसको ध्यान देना है कि जो सिर्फ जीवन यानी कि आपकी लाइफ से रिलेटेड हो, डेथ और लाइफ से, तो ये चीजें आती है आपकी लाइफ इंश्योरेंस में। और इनसे रिलेटेड जो चीजें जैसे आपकी गाड़ी, जैसे आपका हेल्थ, जैसे आपका इंडस्ट्रियल में कोई फॉल्ट हो गया, जैसे आपका शॉर्ट सर्किट से आपका पूरा गोडाउन जल गया, तो उन सबका इंश्योरेंस होता है। तो वो सब कौन करते हैं, जर्नल इंश्योरेंस कंपनी वाले करते हैं, जैसे कि आपका ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है। एफडीआई क्या होता है, एफडीआई को आप इसका एब्रिविएशन का फुल फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो फिक्स डिपॉजिट इन इंडिया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डिपॉजिट इन इंडिया या फिर फ्यूचर डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट। तो गाइस बहुत ही सरल है एफडीआई का। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि जो पैसा विदेश के लोग भारत में लगाते हैं, भारत की कंपनियों में लगाते हैं, उसको हम एफडीआई कहते हैं। एफडीआई के क्षेत्र में हर सेक्टर में परसेंटेज अलग अलग दिया गया है, जैसे कि अभी तक एटॉमिक एनर्जी में या फिर आपका टोबैको में या फिर आपकी कोई और ऐसी नशीला पदार्थ है उसमें अभी तक इंडिया ने एफडीआई नहीं लाया है। लेकिन आप देख सकते हैं जो हमारा फूड सेक्टर है, रेस्टोरेंट सेक्टर है, उसमें आपको 100% एफडीआई मिलेगा, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कोई विदेश की कंपनी भारत की कंपनी में पूरा का पूरा पैसा लगाकर उस कंपनी को आगे बढ़ा सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग सेक्टर में अलग अलग परसेंटेज डिसाइड किया गया, जैसे कि इंश्योरेंस सेक्टर में 49%, मेडिकल डिवाइसेस में 100%, पेंशन में 49 है, पेट्रोलियम रिफाइनरी में 49 है, पावर एक्सचेंज में 49 है। हालांकि ऐसे आपको डिफेंस भी देखने को मिलेगा, कोल सेक्टर में मिलेगा, आपको मिनरल सेक्टर में भी मिलेगा। तो सेक्टर बहुत ज्यादा हो जाते हैं गाइस, इसलिए वही रखे मैंने जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इंश्योरेंस आपको याद रखना है कि इंश्योरेंस का परसेंटेज भारत में एफडीआई का कितना है, तो वो आएगा आपका 49। अंत यानी कि लास्ट क्वेश्चन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन गिव असिस्टेंस मेनली टू डेवलप विच ऑफ द फॉलोइंग। जो हमारे स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, ठीक है, राज्य आर्थिक निगम, ये क्या करता है, ये किसको हेल्प देता है इनमें से, तो स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर सेक्टर, कॉटन इंडस्ट्री या फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इसकी स्थापना 1951 में हुई थी और अभी तक ये सभी राज्यों में लागू कर दिया गया है। किसके द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, भारतीय सरकार द्वारा। ये जो आपका एसएफसी है ये लोन प्रोवाइड करवाती है, जैसे कि आपका जो फिक्स एसेट है लैंड पर, बिल्डिंग पर, प्लांट पर, मशीनरी पर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको ध्यान देना है, स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को ये क्या करती है, लोन प्रोवाइड कराती है। क्योंकि लोन क्या होता है, मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर क्या होगा, उसके पास कोई फिक्स एसेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये लोग फिक्स एसेट पर जो उसके लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट, उसको अगर कोई खड़ा करना है या फिर उसके पास पर्टिकुलरली पहले से ही हो, तो वो उस चीज को क्या करते हैं, एक तरीके से लोन पे रख कर या फिर उसको लेकर उस पर क्या करेंगे, वो लोग उसको पैसा देंगे, उसको लोन देंगे। आई थिंक इसमें 5 करोड़ तक ये लोग लोन देते हैं। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो। तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए मेरे साथ। दिस इज विक्रम सिंह साइनिंग ऑफ।